वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आओ फटाफट और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। और आज तो वैसे ही बहुत बहुत अच्छा दिन है ना। वैसे 14 फरवरी को बहुत सारी चीजें हुई है अच्छी बुरी, बट फिर भी आज आप स्टूडेंट्स के लिए आज जो ये संयोग बैठा है बहुत अच्छा है। 14 फरवरी है और बसंत पंचमी है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो बसंत पंचमी होती है उस दिन बच्चों को, जो बच्चा छोटा होता है पहला, उसको जो शिक्षा का संस्कार दिया जाता है वो आज ही के दिन दिया जाता है। तो बच्चों यह दिन आप बच्चों के लिए भी आज बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए आज पहली क्लास लेकर आई हूं। नीट जेईई टारगेट कौन सा? टारगेट है आपका 2000 कौन सा? 25। सो बच्चों जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करो और आज के शुभ दिन पर अपने जोश के साथ जुड़ जाओ, है ना, क्योंकि सरस्वती आज आपके हाथों में ही निवास कर रही है। आज का पूरा दिन, जनरली हम ऐसा कहते हैं बच्चों कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि हर दिन 15 मिनट आपके मुंह में सरस्वती बैठती है, लेकिन आज तो पूरा दिन ही उनका है। तो आज जो कार्य हम सिद्ध करेंगे वो सच में ही सिद्धि प्राप्त कर लेगा। सो यू प्लीज ज्वाइन द क्लास नाउ। जल्दी जल्दी आओ, फटाफट फटाफट क्लास को ज्वाइन करो, जल्दी से जमकर शेयर कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी, राइट। फटाफट आ जाइए ताकि हम आज के इस अमेजिंग सेशन को शुरू करने वाला है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। आज मैं कुछ पंक्तियों के साथ आपका ये क्लास स्टार्ट करने वाली हूं। सो सभी को मेरे साथ ही ये चीजें गुनगुनानी है और आज से ये प्रण लेना है कि हर दिन सुबह जब भी आप उठेंगे तो यह 3 पंक्तियां जरूर गुनगुनाएंगे और अपने हाथों को देखते हुए गुनगुनाएंगे, राइट। जल्दी जल्दी आओ फटाफट, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूं इस क्लास को। जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। आपने सुना होगा जब भी हम लोग अपने हाथों को कहते हैं कि सुबह सुबह अपने हाथों को ऐसे कवर करके हाथों के दर्शन करने चाहिए, है ना, हथेली का दर्शन करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो ऐसा कहा गया है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, कर प्रभात कर दर्शनम। यानी कि क्या अर्थ हुआ इस बात का? इस बात का अर्थ हुआ कि आपके हाथों का अग्र हिस्सा जो होता है वहां पर लक्ष्मी विराजित होती है, वहीं हाथों के मध्य में आपके क्या? सरस्वती। और आपके मूल जो कवर होता है, यानी कि यहां पर हाथों पर हमेशा क्या? गोविंद निवास करते हैं। इसीलिए हाथों को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, राइट, ताकि तीनों चीजें एक साथ मिलकर आपके अंदर समाहित हो जाए। तो इस चीज को आज आपको अपने अंदर उतारना है, आज आपको इसको अपने अंदर हमेशा के लिए जगाना है और डेली सुबह मॉर्निंग में ये तीनों लाइनें आपको हमेशा गानी है खुद के लिए, ताकि नीट 2025 जेईई 2025 आप कंफर्म क्रैक करेंगे, राइट। हाँ या ना बेटा? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जल्दी से आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो कर दो, लाइक और शेयर कर दो। तो शुरू कर दें आज की सेशन को, शुरू कर दें बेटे, जल्दी बताइए, शुरू कर दें। गुड इवनिंग अमन, दिव्या, वर्षा, काजल, राजू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रूबी, अमित, सभी बच्चे आ चुके हैं, थैंक यू सो। चलो बच्चों शुरू करें। आज आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की। जनरली जेईई और नीट में जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलने वाले हैं, राइट। जो आप 11th और 12th में चैप्टर्स पढ़ते हैं वो चैप्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप जेईई और नीट की बात कर रहे होते हैं, जब आप किसकी बात कर रहे होते हैं? जेईई और नीट की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें बेटा क्या होता है कि वहां पर जो सिलेबस होता है आपका, वहां पर 11th प्लस 12th होता है, 11th प्लस 12th होता है।
जैसे 11th का फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं होता है। अब जेई और नीट में क्या आता है जरा ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा सा हिंट कर रही हूं ताकि आज की क्लास आपको समझ में आ जाए। वहां पर पूरे चैप्टर में आप मॉल कॉन्सेप्ट है ना और आपने रूल्स पढ़े हुए हैं ना, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक टॉपिक पढ़ेंगे। दिस इज मॉल कॉन्सेप्ट। समझ आ रहा है? जेई और नीट का मतलब यही होता है कि आप यदि डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको हर टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, राइट? वो बेसिक जो नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज जिसको आ जाता है वही बच्चा इसको पूरा कर पाता है, ये टारगेट को टच कर पाता है। समझ आई मेरी बात समझ में आई या नहीं? इसीलिए जो भी बच्चा अभी मेरी क्लास में है उन सबको मैं यही बताना चाहती हूं, केवल और केवल क्लास में आया और क्वेश्चन करा के चला जाने से बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया, राइट? अगर पढ़ना है, सच में पढ़ना है तो ये बातें हमेशा फॉलो करना, ठीक है? बात समझ में आई बेटे? ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो बच्चों अब अपन शुरू करते, तो अपन आज ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। अपन अपना फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर्स हैं 11th और 12th के, उनके क्वेश्चन जो नीट और जेई में आते हैं, एग्जाम पेपर में जो आए हुए हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। डन है? आप सब रेडी है? यस और नो, जल्दी बताओ। रेडी है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी बच्चे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, यदि H3PO3 का अणुभार m है तो इसका तुल्यांकी भार क्या होगा? नीट और जेई दोनों में आया हुआ यह प्रश्न है, यानी कि आपका तुल्यांकी भार का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 11th का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर से उठाया गया ये टॉपिक है और उसी का ये प्रश्न है। क्लियर है? इट इज क्लियर? क्लियर है? ओके, डन। चले, वेरी गुड। अब ये कह रहा है तुल्यांकी भार क्या होगा यदि H3PO3 आपके पास अणुभार m है। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि अपने पास सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, ये आपको P डबल बॉन्ड O OH OH और ये क्या दे दिया है भाई H, यानी कि इसके अंदर दो OH है तो यह द्विक्षारकीय है, द्विक्षारकीय है, राइट? द्विक्षारकीय है, ठीक बात है? द्विक्षारकीय है, इसका मतलब इसके अंदर OH की संख्या ज्ञात होगी तो हम उसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बेटा? तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है किसी भी, जिस भी अणु का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, उस तत्व का अणु भार बट्टा क्या, उसमें उपस्थित OH की संख्या। अब मैं यहाँ OH क्यों लिख रही हूं? बिकॉज ऑफ यहां पर क्या है, क्षार दिया हुआ है। क्षार है तो OH काउंट होगा, अम्ल है तो H काउंट होगा, और उदासीन है तो क्या काउंट होगा? उदासीन है तो वहां पर धनायन या ऋणायन की संख्या काउंट होगी। रियल? क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। तो अब देखो, तो अपने पास द्विक्षारकी का अणुभार कितना दिया है बेटा? अणुभार दिया है m, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? अणुभार क्या है? m। कितने OH है बेटे? जल्दी बताओ, कितने OH हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, 2 OH है। द करेक्ट ऑप्शन इज, वेरी नाइस, मेरे बच्चे सही जा रहे हैं। सभी बच्चों को करेक्ट आंसर समझ में आया? सभी बच्चों को आया? वेरी गुड, थैंक यू। सबको क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का था लेकिन सही था। अगर जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसको यह क्वेश्चन हो जाएगा। डन है? कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ रहा है? अगर वास्तव में नीट और जेई क्रैक करना है वास्तव में, तो कहते हैं कि अपने इरादों में जिद होनी चाहिए, है ना? कहते हैं कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। क्या पता नीट और जेई का रिजल्ट क्या होगा,
पर क्या पता नीट और जेई का रिजल्ट क्या होगा। पर कौन जिद्दी है, पर कौन जिद्दी है, पर हम भी तो क्या हैं, जिद्दी हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूं खुद के इरादों में जिद होनी चाहिए, खुद के इरादों में जिद होनी चाहिए, बाकी मंजिल तो जिद्दी रहेगी। राइट, हाँ या ना बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 11th 12th में तो आ ही सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नीट और जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार आपको उसका आइडिया होना चाहिए। हाँ जी हाँ, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। चले, ओके डन। अगला प्रश्न है, बोरॉन के दो स्थायी समस्थानिक हैं, तो आपको आवर्त सारणी में बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। जब 11th में पढ़ाते हैं ना परमाणु द्रव्यमान, तो हम हमेशा कहते हैं कि परमाणु भार ही बेटा उसका द्रव्यमान है और परमाणु क्रमांक का दुगुना परमाणु द्रव्यमान होता है। एग्जैक्टली यही कहते हैं हम, है ना। लेकिन जब भी परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए, दिमाग में क्वेश्चन को फीड कर लेना, फिट हो जानी चाहिए दिमाग में बात। अगर परमाणु जो है वो बहुत सूक्ष्म कण है, बहुत सूक्ष्म कण है बेटा, और बहुत सूक्ष्म कण होने की वजह से उसका सिंगल उसका द्रव्यमान ज्ञात करना संभव नहीं है। इसीलिए परमाणु द्रव्यमान का हमेशा क्या निकाला जाता है बेटा, औसत द्रव्यमान निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बेटा, औसत द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जिसका सिंगल द्रव्यमान संभव नहीं है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, हमेशा उसका औसत द्रव्यमान निकालना पड़ता है। तो औसत द्रव्यमान क्या होगा भाई, आपका कितना है, B10 19% और B11 81%। हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो अपने को क्या करना है, 10 इंटू 19%, 19/100 प्लस कितना भाई, 11 इंटू 81/100। हाँ या ना बेटा, जल्दी बताओ। अब ये दोनों का क्या निकल जाएगा, लस लघुत्तम 100, 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81, करेक्ट। हाँ या ना, यस और नो बेटा जी, क्लियर है। तो अब क्या होगा करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज क्या बेटे, जल्दी से बताओ। द करेक्ट आंसर इज, दोनों को जोड़ने पर क्या आया बेटा, दोनों को जोड़ने पर 190 प्लस क्या आया बेटा, आया 891/100 और क्या बन गया, आंसर क्या आया जल्दी से बता दो, 1081/100 और टोटल आंसर आया क्या बेटे, 2 के बाद पॉइंट लगाओ, 10.81। हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। द करेक्ट ऑप्शन इज क्या बेटा, 1081। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। बोलो यस और नो। एक बच्चा कह रहा है मैम केमिस्ट्री दिमाग में घुसती नहीं, क्या करें। बस इतना करो कि मेरी डेली क्लास अटेंड करो, आप मेरी 4 क्लास कंटिन्यू अटेंड करो, 4 क्लास, बस इससे ज्यादा नहीं कह रही हूं। डेली जो मेरी क्लास हो रही है वो 4 क्लास अटेंड करो, उसके बाद हम मिलते हैं, फिर आप बताना आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है कि नहीं। जो बच्चे मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हीं के फीडबैक पे ये बात बोल रही हूं, सही है मैम, रिपीट कर दो। शिवम यादव, क्या बेटा, बेटा 2 समस्थानिक दिए हैं और उनका परमाणु द्रव्यमान पूछा है। जेई नीट में परमाणु द्रव्यमान पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। परमाणु द्रव्यमान सिंगल ज्ञात नहीं होता, उसका औसत द्रव्यमान ज्ञात होता है। परमाणु द्रव्यमान का औसत द्रव्यमान जब निकालना होता है तो दोनों को जोड़कर क्या कर दो, औसत निकाल दिया, हाँ या ना, निकाल दिया तो आंसर क्या आएगा। क्लियर है अब तो क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है,
क्या बात है कालू, एक बच्चा है वो कह रहा है मैम केमिस्ट्री में मेरे हाईएस्ट नंबर आए हैं। थैंक यू सो मच हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट से। चले, सबका क्लियर है? ओके डन। अगला है जल के एक अणु का द्रव्यमान होता है। जल के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है? एक अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। अगर आपके पास एक अणु वाटर का है, दिस इज H2O, इसका द्रव्यमान पूछा है बेटा। द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? H2O का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेटा? अगर आपके पास, हम सब जानते हैं, ध्यान से सुनना, आपके पास क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23, राइट? हाँ या ना? यस और नो? इतने अणुओं का द्रव्यमान, जल के इतने अणुओं का द्रव्यमान कितना है बेटा? 18 ग्राम। तो बताओ एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? जल्दी बताओ, एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 18 बट्टा कितना? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1। हाँ या ना? सही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चों? जल्दी से बताओ, इसको कैलकुलेट करना है सभी को कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यूं ही छोड़ दो इसको, एक कैलकुलेशन भी होना चाहिए, तभी जाके मजा है, राइट? बात समझ में आई? तो ये कैलकुलेशन जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या आता है? 3 इंटू 10⁻⁻23 क्या भाई? ग्राम। और इसी को यदि केजी में कन्वर्ट करूं तो 3 गुणा 10⁻26 किलोग्राम। ठीक है? अब तो ठीक है सभी को, बात समझ में आ गई तो फटाफट थम्स अप भेजो। सबका क्लियर है? ओके ओके, डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। अगला प्रश्न है 2 अच्छा इसका आंसर क्या होगा भाई? 3 गुणा 10⁻26 केजी। ठीक बात? हाँ या ना? आ जाओ जी, चलते हैं आगे। 2.2 ग्राम यौगिक में 1.24 ग्राम फास्फोरस उपस्थित है। आपके पास कोई भी यौगिक है, एक पात्र में यौगिक है, उस यौगिक में वह यौगिक कितना है? 2.2 ग्राम है। ठीक बात? यस यस यस। उसमें 1.24 ग्राम, इसमें यह क्या है? फास्फोरस है। ठीक बात है? माना कि आपके पास X है, ये इसमें से क्या निकल गया? फास्फोरस कितना है? 1.25 उपस्थित है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताइए, क्या होगा? जल्दी बताओ, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा आपके पास? जल्दी जल्दी बताओ। आप सब जानते हैं बेटा, अपने पास क्या है? 2.2 ग्राम यौगिक में 1.24 ग्राम फास्फोरस उपस्थित है। तो अपन देखते हैं कि अपने पास फास्फोरस के ग्राम में मात्रा कितनी हुई। आपके पास फास्फोरस की ग्राम में मात्रा कितनी है? 1.25 ग्राम है। बिल्कुल है। तो हम सब जानते हैं कि 31 इंटू 4, 31 क्या है? जल्दी से बताओ, 31 क्या है आपके पास? जल्दी जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जल्दी बताओ। क्या बात है, अच्छा बच्चों ने आंसर भी कर दिया। कितना आया भाई? 1.24 बिल्कुल है। ओके, कहते हैं आशीष, कहते हैं कि मैम हमें केमिस्ट्री समझ में आती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने तो आंसर किया है P2O5, सॉरी P2S2, नहीं, द करेक्ट ऑप्शन इज P4S3। द करेक्ट ऑप्शन क्या है? P4S3। डन है? बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्योंकि अपने पास फास्फोरस की मात्रा को यदि अपन देखें तो अपने पास 31 गुणा 4 और यहां पर ये बन जाता है P4S3। क्लियर है? डन, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, एनटीपी पर किसी आदर्श गैस के 1 मिली में
अणुओं की संख्या होगी। एनटीपी नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी आदर्श गैस के 1 ml में अणुओं की संख्या पूछी है। किसकी संख्या पूछी है बेटा? अणुओं की संख्या पूछी है। हम सब जानते हैं कि क्या नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर पर अपने पास 1 ml का मतलब क्या होता है? 22.4 लीटर या फिर 22.400 ml, राइट। ml में अणुओं की संख्या कितनी है बेटा? जल्दी बताओ। 22 अगर अपन लीटर में लिखते हैं तो क्या आता है? 22.4 लीटर। इसको ml में लिखूं तो क्या आएगा बेटा? 22,400 ml में अणुओं की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। ठीक बात है। अब यहां पर एनटीपी पर बात करूं तो एनटीपी में 1 ml में अणुओं की संख्या क्या होगी बेटा? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन 22400 ml। हाँ या ना? तो क्या आएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो। द करेक्ट ऑप्शन इज, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। अरे भगवान, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? रूबी क्यों भाई, ऐसा क्यों किया आपने? हाँ, द करेक्ट ऑप्शन इज क्या बेटा? 2.69 इंटू 10 टू द पावर 14, क्या 19, सॉरी। सही है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। द करेक्ट ऑप्शन इज क्या बेटा? द करेक्ट ऑप्शन इज बी। सही है? सही है? क्लियर है सबको? सब बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया? जल्दी बताओ हाँ या ना। डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, HNO2 अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। जरा ध्यान दो। H डबल बॉन्ड O OH, यह क्या करता है बेटा? ऑक्सीकारक का काम भी करता है, यानी ऑक्सीकरण भी करता है और अपचयन भी करता है। ठीक बात है। जबकि HNO3 एंड डबल बॉन्ड O OH, यह क्या करता है? यह केवल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। क्यों भाई? ये केवल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। क्यों भाई? इसका कारण क्या है? विलयता का गुण, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ बेटा, क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। अब बताओ, अपने पास क्या है? HNO2 और HNO3, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? HNO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? नाइट्रोजन की +3, जबकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। हाँ या ना? +5 है, इसमें इसकी +5 है, तो ये केवल और केवल क्या करेगा? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा हाई होती है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक होता है, वो अपचयन नहीं कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती क्या? ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण करने की क्षमता ज्यादा है, अपचयन की नहीं। बट इसमें +3 है, तो इसकी वजह से ये ऑक्सीकरण भी कर सकता है और अपचयन भी कर सकता है। बिकॉज ऑफ इसके पास में रिक्त कक्षक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दान भी कर सकता है। सो
यह ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या HNO3 में क्या होता है? अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या की तरह। इसका कारण यह है। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं? चले, डन है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ओके, सबका क्लियर है? वेरी गुड। यस मैम। मैम लक्ष्य बेस्ट पिक क्लास नहीं हो रही है जो मैंने एडमिशन करवाई थी। अरे भाई, सारा सिलेबस कवर करा दिया वहां पर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बार बार एक ही कमेंट कर रहे हो। हम लोगों ने वहां पर पूरा सिलेबस किया, इवन मैंने खुद कराया है भाई, ऐसे मत बोलो। पढ़ाई तो तुम्हें खुद करनी होगी, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। पेन तो खुद ही उठाना होगा। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूं तो मैं खुद ही लिख रही हूं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर वाले आकर के यहाँ लिखेंगे। मेहनत तो खुद करना होगा ना भाई। समझ आई? हाँ या ना? एक बार थम्स अप भेजो। देखो इनकी हालत देखो हैं। बच्चों पढ़ लो बेटा, ये जीवन में समय लौट कर कभी नहीं आएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा, है ना। और एक्चुअल में आज का जो दिन है ना, आज का जो दिन है, वैसे तो मैंने आते ही कहा था कि ये दिन बहुत अमेजिंग है। हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा संयोग पहली बार हुआ है जब 14 फरवरी को क्या हुई है? बसंत पंचमी में। करेक्ट? तो आज के दिन अपने मम्मी पापा से प्रॉमिस करो कि आने वाली 2025 में मैं नीट क्रैक करूंगा, डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, इंजीनियर बन के दिखाऊंगा, IAS IPS ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो प्रॉमिस कर सकता है? अभी आप में से कोई बच्चा है ऐसा जो ऐसा प्रॉमिस आज के दिन करेगा? रूबी नो। 11th में भी सारा कुछ क्लियर हुआ है। समझ आई? जल्दी बोलो, आप में से कोई प्रॉमिस किया है अपने मम्मी पापा को आज? प्लीज करो। उन मम्मी पापा की तरफ देखो, वो कितने तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके दुख को समझो बेटा, है ना। यहाँ पर आई लव यू और आई प्रॉमिस यू ये सब कुछ नहीं है। हर साल फरवरी आता है, 14 फरवरी, हर साल लोग एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। डजंट मैटर। अगर तुम्हें वास्तव में 14 फरवरी बनानी है तो ऐसी 14 फरवरी मनाओ कि दुनिया तुम्हारा नाम याद रखे कि हाँ भाई, उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। समझ आई मेरी बात? क्लियर? तो प्लीज अब से कोई भी बच्चा इस क्लास में, कोई भी बच्चा किसी को भी कुछ भी नहीं लिख के भेजेगा। आई लव यू, आई प्रॉमिस यू, ये सब में कुछ नहीं रखा है बेटा। पढ़ाई करो, यही काम आना है। ठीक है? थम्स अप भेजो कि यस मैम हम केवल पढ़ेंगे। उज्ज्वला मैम, IUPAC वाला चैप्टर समझ में नहीं आता है। एक उज्ज्वला नाम के बच्चे है, वो कहती है मैम मैं हमेशा क्लास लेती हूँ उजाला, और मैं हमेशा होमवर्क भी पूरा करती हूँ। अच्छी बात है, अगर आप होमवर्क भी पूरा करते हैं, होमवर्क करना चाहिए आपको। आप लोगों के लिए ही, जो 11th से 12th में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ही 12th हिंदी मीडियम चैनल बनाया गया है, जहां पर लगातार क्लासेस हो रही है। अभी जाकर के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर जितने भी क्लासेस हो रही हैं डेली, उन सभी क्लासेस को देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? सो इसलिए प्लीज बच्चों, हमें क्या पढ़ी है बताओ। यूट्यूब पे JEE और नीट का पढ़ाने की क्या मतलब है?
हम भी अपने बैचेस में पढ़ाए ना, जो पेड कोर्सेस है उनमें पढ़ाएंगे भाई, हमें क्या करना है, आप पढ़ते तो हो नहीं, हम भी सोच लें, पर नहीं, कहते हैं कि वो शिक्षक ही क्या जो हार मान जाए, इसलिए हम वो शिक्षक नहीं हैं जो हार मान जाए। हम अंतिम समय तक आपके साथ लड़ेंगे, आप नहीं पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, 12th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। 12th क्लास डाउट नॉट हिंदी मीडियम सर्च करो, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट्स में भी दिया गया है, जाके सर्च कर लेना, ठीक है। चले आगे आओ। Br2 BrO3 माइनस परिवर्तन में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था बदलती है, किसमें बदलती है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। -1 से -1 तक, -1 से -1 तक, जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। 0 से -1 तक, 0 से +5 तक, 0 से -5 तक, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो ब्रोमीन है ना, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है, कोई भी अणु होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अगर यहां पर बात करूं तो BrO3 माइनस है, राइट, हाँ या ना, इसको X मानो, यहां -2 मानो और यहां पर क्या कर दिया -3, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, यस और नो, जल्दी से बता दो फटाफट, बात समझ में आ रही है कि नहीं। BrO3 है, BrO3 माइनस है भाई, ठीक है, तो यहाँ -1 है, क्लियर है। X बराबर क्या होगा 6 - 1, X बराबर क्या होगा +5, तो यहाँ क्या है बेटा 0, यहाँ क्या है +5, तो करेक्ट ऑप्शन इज 0 से +5, क्लियर, हाँ या ना, सही है बेटे, ओके डन। अगला प्रश्न देखो, PO3 -4 में फॉस्फोरस की SO2 -4 सल्फर की Cr2, अब देख लेना PO4 है ना, आपके पास क्या है भाई, जल्दी जल्दी बताओ, PO4 -3, ठीक है, फिर आपके पास क्या है SO4 -2, फिर आपके पास क्या है Cr2O7 -2, ठीक बात। X मानो प्लस -2 4 बराबर -3, फॉस्फोरस की निकालनी है, ऑक्सीजन -2 होता है 4 बराबर में -3 लिख दिया। X प्लस क्या हो गया बेटा X -8 बराबर -3, X बराबर क्या हो गया 8 - 3, X बराबर क्या हो गया बेटा 8 में से 3 गए, कितना बचा 5, हाँ या ना। SO4 में X प्लस -2 4 बराबर -2, राइट, X -8 बराबर -2, X बराबर 8 - 2, X बराबर +6। Cr2O7 में क्या होगा 2X प्लस -2 7 बराबर क्या आएगा -2, 2X -14 बराबर -2, X 2X बराबर क्या बेटा 14 -2, X बराबर 12/2, X बराबर +6, बोलो हाँ या ना, करेक्ट है। चलें बेटा, तो क्या होगा करेक्ट आंसर +5 +6 +6, द करेक्ट ऑप्शन इज 1, डन है। बात समझ आई कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ या ना, क्लियर हुआ, डन। अगला प्रश्न है N3H में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। N3H बेटा यहां पर क्या हो गया 3X + 1 बराबर 0, 3X बराबर क्या हो गया -1, X बराबर क्या हो गया बेटा -1/3, द करेक्ट ऑप्शन इज क्या -1/3, द करेक्ट ऑप्शन इज 4। बोलो बेटा जल्दी, सब क्लियर हो रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों में से किस यौगिक में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें सबसे ज्यादा है, देखो
C डबल बॉन्ड OH, डन है। यहां पर अगर आप बात करें HCHO की बात करते हैं तो यहां पर क्या आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की क्या आती है बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। इस प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट जहां पर डबल बॉन्ड युक्त यौगिक हो वहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। यहां पर कार्बन की सब सिंगल है तो क्या मानोगे, CX मान लो, H क्या है, प्लस का 1 है, माइनस क्या है, 1 होता है और 3, क्या आ गया बेटा, x प्लस 1 माइनस का 3, x बराबर क्या बेटा, 3 में से 2 गए, कितना आ गया, 2। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ सभी बच्चे फटाफट। प्लस का 2 आ गया, इसमें कार्बन 0 है, यहां पर प्लस 2 है, यहां पर क्या आएगा, जल्दी बताओ, यहां पर कार्बन का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, CH3OH में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा माइनस का 1 और C12H22O11 में सॉरी -2 और यहां पर C12H22O11 में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, इस प्रकार के यौगिक में कार्बन आयन टूटते नहीं है तो यहां पर भी 0 है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है भाई, क्लोरोफॉर्म में कार्बन की, +2। क्लियर है, हाँ या ना, चलें बेटा, ओके डन। रूबी मिश्रा की बात सुनो मैम, रूबी की बात सुन लिए बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। रूबी आप भी बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, आज मैं फिर समझा रही हूं कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो जीवन सुधरेगा, है ना। किसने क्या किया, क्या हुआ, ये बातें छोड़ो, आपके साथ मैम है ना, आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, अभी मैं पढ़ा रही हूं कि नहीं ये बताओ, पढ़ा रही हूं कि नहीं ये बताओ आप, है ना। और जहां तक आपको क्लासेस जितनी दी है बेटा वो सब क्लासेस आप अच्छे से कवर करो, 1 शॉट भी हमने दिए हैं, रिकॉर्ड करके भी दिए हैं, आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि हमें नहीं मिला है। सो यू डोंट वरी, ये तो हमने खुद किया है तो मैं ये बात तो मान ही नहीं सकती हूँ कि ये सब नहीं मिला है। रूबी आप, मैं बार बार आपको कह रही हूँ बेटा आप ध्यान से करो, ये सब बातें मत करो, यहाँ पर पढ़ाई करो, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, है ना। बार बार बातें लिखने से डिस्ट्रैक्शन होता है बेटे। चलें, बात समझ में आया, कोई बात नहीं रूबी, पर हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं ये बताओ, आप पढ़ा रहे हैं ना, आप मैम की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इतना बताओ रूबी, फटाफट जल्दी से बताओ कि आप मैम की बात मानोगे कि नहीं। हाँ जल्दी बोलो, कितनी देर होगी। नहीं बेटा गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, गुस्सा तो हमेशा चीजों को खराब करता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब तो चलूं, डन, ऐसे नहीं करते, जवाब हम दे रहे हैं ना, मैं दे रही हूं ना आपको जवाब, ऐसे नहीं करते बेटा, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, यू डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत है तो हम लाइव पढ़ा रहे हैं यार, पूछो ना, और इवन आंसर भी कर रही हूं मैं, ठीक है, क्लियर बेटा, ऐसे इतना नहीं गुस्सा करते हैं प्लीज, ठीक है। आप बच्चों से हम हैं, ऐसे जाने से नहीं होगा, है ना, ऐसे कर्म की इस भूमि पे कर्म तो करना होगा, श्रम सभी को, कर्म की इस भूमि में कर्म सभी को करना होगा, श्रम सभी को करना होगा, भगवान सिर्फ हाथ की लकीरें देता है, रंग सभी को भरना होगा, ठीक है, गॉट इट, ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, चलते हैं आगे।
निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण की संख्या को बढ़ते हुए क्रम में बताया है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती है, आप सब बच्चे निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यह ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा? BaO2, KO2, O2, O3 और OF2। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालना आता है, ठीक बात है बेटा? ओके डन। चलो अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से इसलिए हुई क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन परमाणु है और उदासीन परमाणु होने की वजह से जब इस पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया, जब इनके कणों पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया तो यह किसी की तरफ भी आकर्षित नहीं हुई, सीधी निकल गई। बिकॉज ऑफ ये उदासीन है, इसी की वजह से इसको ज्ञात करने में अधिक समय लगा क्योंकि यह आवेशहीन होता है। क्लियर है? ओके डन। अगला है, परमाणु की त्रिज्या किस क्रम की होती है? परमाणु की त्रिज्या हमेशा क्या होती है बेटा? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर है? सबको पता है ये तो? डन है? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू रूबी, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू सो मच, लव यू। हम है ना, यू डोंट वरी, आप जैसे बच्चों के लिए ही हम खड़े हैं। अगर आप लोग ऐसे डरोगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे किसी और को, है ना? थैंक यू थैंक यू। आगे चलो। ओके 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 ओके, डन 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 डन। चलो, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? प्रोटॉन की खोज किसने की है? जल्दी बताओ, प्रोटॉन की खोज किसने की है भाई? गोल्डस्टीन ने 1986 में की है। क्लियर है? वैसे तो यहां पर लिखा हुआ है बट फिर भी आंसर आपको पता होना चाहिए। चले, बात समझ में आई कि नहीं? ओके डन। आ जाओ जी, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न है क्या राजा? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कण के ऊपर एक न्यूनतम वास्तविक आवेश क्या होता है? सबसे छोटा कण तो इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर क्या आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। राइट? हाँ या ना? राइट? जल्दी बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ बेटे। सही है, यही होता है आंसर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। अगला प्रश्न क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं मैम? जल्दी बताओ बेटा, क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन इसलिए कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। और नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। अब नाभिक में दो चीजें एक साथ ऐड हो रही हैं तो नाम पड़ गया न्यूक्लियॉन। क्लियर? ओके ओके डन, वेरी गुड वेरी गुड। अगला है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है? जल्दी बताइए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या होता है बेटा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है बेटे? जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर करो। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? द करेक्ट ऑप्शन इज, एक कहावत लिखी जाती है, ईंट पर नाच, है ना? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। ओके, ये ट्रिक लिख लेना। तो न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? जल्दी से बताओ फटाफट। न्यूट्रॉन पर आवेश होगा 10⁻⁻27 किलोग्राम। डन? चले, ओके। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, आपके सामने आंसर क्या है भाई? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जल्दी बताइए। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, जरा ध्यान दो बच्चों, एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते ही यहां देख लेना, अगर P5 है इसका मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से है क्योंकि ये P ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, अब फ्लोरीन जो है वो 2P होता है, क्लोरीन 3P होता है,
ब्रोमीन 4p होता है। इसने भी 4p क्या लिखा है 5। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 35। आपको भार दिया हुआ है 80। ये क्या है भार, ये क्या है क्रमांक, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या आएगी 45। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ में आ गई। आर्यन सिंह बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो ताकि बात समझ में आ जाए। अगला है HCl के 250 ml के साथ 0.5 m HCl 750 में मिलाने पर विलयन की मोलरता क्या होगी? बच्चों ध्यान दो, जब भी आपके पास 2 या 2 से अधिक विलयन है तो आपको इसके लिए एक सूत्र लगाना होता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जब भी आपको 2 से अधिक सॉल्यूशन एक साथ जोड़कर उसकी मोलरता ज्ञात करनी है तो एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, दिस इज M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी अगर 2 सॉल्यूशन है उसकी मोलरता ज्ञात करनी है तो दोनों सॉल्यूशनों के मोलों की संख्या बट्टा कुल आयतनों का भाग देने पर प्राप्त होती है। क्लियर है? तो यहां पर आपके पास क्या क्या दिया गया है, आपके पास दोनों का आयतन दिया गया है। जल्दी से देखो फटाफट फटाफट, आपके पास कितना दिया हुआ है जल्दी से बताओ। M1V1 कितना है 2 गुणा 250 प्लस कितना 0.5 M 0.5 इंटू 750 राइट है 250 प्लस 750। डन है? क्लियर हो गई बात? जल्दी बताओ हाँ या ना। तो आपका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ए। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। बिल्कुल उज्ज्वला कश्यप, हैप्पी बसंत पंचमी बेटा। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई होगी, सभी को क्लियर हो गया होगा। डन? ठीक है, तो आज के सेशन में आपको जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं तो आज ये क्वेश्चन सभी बच्चे अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। सभी बच्चे अच्छे से क्वेश्चन करने के साथ साथ अपने पास अच्छे से जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप 12वीं के अगर स्टूडेंट हैं तो आप डाउट नट का नया चैनल डाउट नट हिंदी मीडियम, वहां जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां की क्लासेस को अटेंड करो ताकि 12th में आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिले। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।